अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम एक तो बड़ी और तहलका खेज खबर देंगे कि क्या साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्या होगा। दूसरी खबर, चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा को किस तरह से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने एक दो धारी तलवार पकड़ाने की कोशिश की जो उन्होंने नहीं पकड़ी, ये भी आपको खबर देंगे। तीसरी कि मियां नवाज शरीफ साहब का बलूचिस्तान जाना क्या नून लीग की पेशकदमी या पाकिस्तानी सियासत का दायरों में सफ़र, ये तीन चीज़ों पर बात करेंगे। तो चलें ये दायरों के सफ़र पे बात कर लेते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब आज इस वक्त मौजूद हैं बलूचिस्तान में। वो वहाँ पर अपने साथ अपने भाई जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, उनको जो उनकी सियासी जानशीन होंगी मरीम नवाज़ साहिबा, उनको अपने दामाद कैप्टन सफदर साहब को और दीगर वफद लेकर वो इस वक्त बलूचिस्तान में गए हैं। और वहाँ पर उन्होंने नेशनल पार्टी के जो सरबराह हैं अब उनसे भी मुलाकात की है, डॉक्टर अब्दुल मालिक से और दीगर से भी। आज मोस्ट लाइकली ज़रा ये बता रहे हैं कि जो जाम कमाल हैं वो भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर सकते हैं और इस किस्म की बाप पार्टी से उनकी मुलाकातें जारी हैं। और मियाँ साहब ने ये ऐलान किया है कि वो अब सबको साथ लेकर चलेंगे। सियासतदान तो यही करते हैं, वो सबको साथ लेकर ही चलते हैं। लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट होती है, जो उसके साथ अलाइंड सियासतदान होते हैं, वो इस असूल को फॉलो नहीं करते। उनको जब कहा जाता है कि आप इस पार्टी को छोड़ दें, वो छोड़ देते हैं। यही मियां नवाज शरीफ थे जिनकी पार्टी ने जब बाप पार्टी बनाई गई नून लीग को तोड़कर, और नून लीग का सेनेट इलेक्शन में नून लीग को मेजॉरिटी से रोकने के लिए 2018 में, जिसमें उस वक्त का वो बंदर चीफ जस्टिस साकिब निसार भी शामिल था, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा, उस वक्त के DGI नहीं DGC मेजर जनरल फैज़ हमीद जो कि बाद में DGI बने और लेफ्टिनेंट जनरल बने, वो और जो इवन के पीपल्स पार्टी भी उसमें शरीक थी, असद जरदारी साहब, ये सब लोग शरीक थे। इन्होंने नून लीग तोड़वाई, हुकूमत उल्टाई और ये सारा गंदा खेल खेला। ठीक, अब उसके बाद बाप पार्टी को ये नाम दिया गया कि ये तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है और ये बाप है, यानी कि फौज है। ठीक है, और बार बार ये हमने ताने-ज़नी सुनी, इमरान खान साहब को भी दिए जाते थे, सबको दिए जाते थे कि आपका बाप तो ये है। ठीक है, आप तो बाप को साथ रखा हुआ है। और फिर इवन कि हमने वो वक्त भी आया जब पीपल्स पार्टी ने सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जितवा लिया कौमी असम्बली से, और उन्होंने कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की पोजीशन सेनेट में दिलवाई, तो बाप पार्टी के बाज़ लोगों ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए वोट किया और एक वो ड्रामा करके अपोजिशन में आ गए। आज बिलावल भुट्टो साहब ने बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि उस वक्त नून लीग कहती थी कि आपने बाप से वोट कैसे लिया, ये तो फौज का वोट है जो आपने लिया है, ये तो आपने PDM की पीठ में छुरा घोंपा है, ये किया है, वो किया, सब कुछ कहते थे। आज उसी बाप को के दर पर चल के मियां नवाज शरीफ के स्टेचर का लीडर चला गया। कहां पर नून लीग ने अपनी सियासत जाग गिराई है, सोचिए जरा। और
अगर ये लग रहा है नून लीग या दीगर जमातों को कि चले हमें हमें ये सियासी जमातें दिलवाई जा रही हैं, सिंध में हमें एमकेएम हमारे जेब में डाल दी गई है, जीडीए हमारे कंधे पर बिठा दी गई है, बलूचिस्तान में हमें बाप का मेडल लगवाया गया है, तो वो सियासी तौर पे पेशकदमी नहीं कर रहे, वो उस सियासी दायरे का सफ़र बन रहे हैं जिसका इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को बनाया था। इमरान खान को भी यही एसेट्स दिलवाए थे। तो आप अगर वही बैसाखियाँ पकड़ेंगे जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को पकड़ाई हुई थी, तो इसका मतलब है कि आप भी जब उन बैसाखियों पे खड़े होंगे तो जिस दिन चाहेगी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आपके नीचे से ये बैसाखियाँ खींचेगी और आप मुंह के बल ज़मीन पे गिरेंगे। तो फिर उस वक्त माजरत के साथ आपके पास विक्टिम खुद को कहने का, आप हम नहीं आपको उस वक्त विक्टिम मानेंगे, क्योंकि आपने जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक बेड में सो लिया तो फिर बाद में आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं हमारे साथ तो ज्यादती होगी? तो नहीं आप कह सकते। तो ठीक है, नून लीग अपना, अगर वो भी चाहती है, जो मियां नवाज शरीफ साहब पहले कहते थे कि मसला रियासत के अंदर रियासत का नहीं रहा, मसला अब ये हो गया कि रियासत के ऊपर रियासत कायम हो गई है, तो जिस मसले की मियां नवाज शरीफ ने निशानदेही की थी, अगर आज वो उसी मसले के नीचे एक अच्छे बच्चे की तरह काम करने को तैयार हो गए हैं, तो ये उनकी सियासी चॉइस है। लेकिन उन्होंने ये करके अपनी लेगेसी आज खो दी है। नून लीग की सियासत और मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना नाम, एक थ्राइस प्राइम मिनिस्टर जिसने हमेशा सिविलियन सुप्रीमेसी की बात की, आज उन्होंने वो सब अपना जो कमाया था इस सियासत के खारजार में, आज अपने हाथ से दफन कर दिया है। खैर, ये उनकी चॉइस है। अब बारी ये आगे कि चले, वो जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने दो धारी तलवार पकड़ाई थी चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब को, वो थी टॉप सिटी। टॉप सिटी के पिटिशनर रातों रात पहुंच गए मुइज़ अहमद खान साहब। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो उन्होंने पिटिशन की इल्ज़ामात लगाए वो इल्ज़ामात झूठे हैं, बिल्कुल सच्चे इल्ज़ामात हैं। साबिक DGSI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने ये सब बदमाशी की। ISI और पंजाब रेंजर्स एक माफिया की तरह उन्होंने इस्तेमाल किए, लूटमार की, बदमाशी की। ही वॉज लिटरली नॉट एक्टिंग लाइक ए DGSI। वो लिटरली एक कन टुट्टे बदमाश की तरह हरकतें कर रहे थे। सब कुछ ये सच है। लेकिन उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जनरल कमर बाजवा की मुकम्मल बैकिंग से कर रहे थे। पूरा फौज का इदारा जानता था कि जनरल फैज़ हमीद ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं उन्होंने जनरल फैज़ हमीद को कहा। तो इसका मतलब है कि पूरा फौज का इदारा इस अमल में बिलवास्ता तौर पे मुलव्विस था कि मुल्क में इस लेवल की बदमाशी की जाए और फौज लूट मार कर रही हो। ठीक है, तो अब उन्होंने किया क्या? उठा के चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब की अदालत में मुइज़ अहमद खान साहब को भेज दिया, जो टॉप सिटी के CEO हैं। अब एम क्या था कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब को ये कहा जाए कि आपके साथ जनरल फैज़ हमीद ने ज़्यादती की है ना, आए आप बदला ले लें उससे, इस केस में उसको टांग लें। ठीक है, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब ने इस दो धारी तलवार को बड़ी खूबसूरती से साइड पर कर दिया। इस पेशकश को जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उनको बड़े तरीके से कर रही थी, वापस कर दिया। और वो कैसे, मैं इसको क्यों दो तलवारी तलवार कहूँ, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब करते तो दो चीज़ें होती। एक चीज़ ये होती कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब पे एहसान भी चढ़ा देती कि देखें आपका इससे ये स्कोर था, इसने आपकी और आपकी फैमिली के साथ झूठा रेफरेंस बनवाया,
आपको और आपके अहल खाना को जलील किया, आपकी अहलिया को एफबीआर के चक्कर लगवाए, तो देखें हमने उसको अबैंडन कर दिया, हमने आपके रहम करम पर छोड़ दिया, आपने बदला ले लिया। लेकिन एट द सेम टाइम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बड़े तरीके से फौज के रैंक एंड फाइल में ये इंप्रेशन देती कि देखें इदारा तो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता है, वो गलत करें सही करें, देखें आसिम सलीम फाजवा हो जाए या जनरल शफातुल्लाह हो जाए या जनरल कमर बाजवा हो जाए या पहले आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ वो जो गद्दार था वो हो जाए। लेकिन अब फैज़ का क्या करते हैं, वो एक चीफ जस्टिस उसके पीछे पड़ गया हुआ था तो हम फिर चुप कर गए। लेकिन वो जब रिटायर होगा अगले साल अक्टूबर में तो हम छुड़वा लेंगे जनरल फैज़ हमीद को। लेकिन फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए ना ये वक्त गुजार लें, क्योंकि उससे बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं हम, एक और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उस दौरान जो चुप करके हो लेने दें, ठीक है। और जनरल फैज़ हमीद बजाय इसके कि एक आइन शिकन और एक बदमाश के तौर पर उभरते, वो एक चीफ जस्टिस काजी फाइजा के विक्टिम के तौर पे फौज के अंदर प्रेजेंट होते कि नहीं यार देखो एक जज अपना बदला लेने के लिए किस हद तक गया, ठीक है। और तीसरा कि वो जब फैज़ हमीद के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू हो जाती तो वो फैज़ाबाद जो धरने का फैसला था उसमें फैज़ हमीद को निशाना ना बने थे कि देखें ना सर आपने उसको सजा ही देनी थी ना, तो इस केस में सजा होगी तो बस अब आप भी सब्र करें ना, ठीक है। क्योंकि फैज़ाबाद धरने केस के फैसले में अगर एक साबिक DGISI को सजा होती है, फौज को खुद एज ए इदारा उसके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ती है जो कि वो नहीं करना चाहती, तो फिर एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि फिर कोई भी जो DGISI होगा वो 10 दफ़ा सोचेगा कि यार मैं इस आर्मी चीफ के साथ मिलके ये 2 नंबर काम कर तो दूं, ये इलेक्शन चुरा तो लूं, ये आइन तोड़ तो लूं, अपने हल्फ को तोड़ तो लूं, लेकिन अगर कल को टेबल टर्न हो गए तो ये आर्मी चीफ तो मुझे ट्रक के नीचे दे देगा कि भाई नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा था, ये फैज़ हमीद कर रहा था, इसको टांग लो, ठीक है। तो फौज उस प्रेसिडेंट से बचना चाहती है क्योंकि अभी भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है, आगे भी करनी है, ठीक है। तो वो कैसे, वो अगर अपने ऑफिसर को ये पैगाम दे देंगे कि भाई कल को हम तुम्हारी बलि भी चढ़ा सकते हैं, तुम्हारी कुर्बानी भी दे सकते हैं, तो ऑफिसर खुल के ऑल आउट नहीं जाएगा किसी सियासी कुव्वत के खिलाफ, जैसे जनरल फैज़ हमीद गए हुए थे नून लीग के खिलाफ उस वक्त। तो चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने इस दो धारी तलवार को रिजेक्ट करके दरअसल फौज को उस जगह पर ले आए हैं कि नहीं, आपका जो गंद है वो मैं साफ नहीं करूंगा, आप अपना गंद खुद साफ कीजिए। तो अब जिम्मेदार तरह ये बता रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ फौज के इदारे में ये अब नतीजा निकाल लिया गया है कि जनरल फैज़ हमीद को तो अब कार्रवाई करनी पड़ेगी उनके खिलाफ, और वो कार्रवाई अब लाजमी होगी आने वाले हफ्तों में, आप देखेंगे। और उसी के लिए माहौल बनाया जा रहा है, कभी ये पिटीशन है तो कभी अलीम खान साहब जलसे में कह रहे हैं कि मुझे तो जेल में ही जनरल फैज़ हमीद ने डलवाया था, कभी कोई कह रहा है कि जनरल फैज़ हमीद ने सब गलत किया, कभी कोई कह रहा है नून लीग तो ऑलरेडी शुरू से उनका नाम ले रही थी। तो ये सब कुछ वो माहौल बनाया जा रहा है कि जिसके ऊपर फ़ौज के अंदर ये माहौल बनाया जाए कि फैज़ हमीद अब एक हमारे लिए लाइबिलिटी है, वो जितना उसको कहा गया था उससे भी ज़्यादा आगे गया क्योंकि वो ओवर एम्बिशियस हो गया था कि वो खुद आर्मी चीफ बनना चाहता था। तो एक ओवर एम्बिशियस शख्स ने अपनी पर्सनल एम्बिशंस के लिए जो फ़ौज के इदारे को इस्तेमाल करके किया, उसके ऊपर बेहतर है कि उसका एहतसाब किया जाए ताकि वो आइंदा कोई भी जनरल फ़ौज की पॉलिसी के तहत तो सियासत में मुदाखलत करे लेकिन अपनी ज़ाती एम्बिशंस के लिए वो फ़ौज का नाम ना डबो दे।
तो ये वो आर्गूमेंट है जो फ़ौज ने इस वक्त तैयार किया हुआ है अपने इदारे के अंदर देने के लिए, और इसी के तहत आप देखेंगे आने वाले दिनों में जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई होते हुए आप वाज़ेह तौर पर देखेंगे। और इसीलिए आप देखें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा, उनका डॉक्ट्राइन था, उन्होंने भी सारी सियासत में दाखिल की, लेकिन वो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, हर दूसरे दिन दुबई अपने बेटे के पास गए होते हैं, दुबई माल में घूम रहे होते हैं, लेकिन जनरल फैज़ हमीद की आपको एक खबर नहीं मिलेगी कि वो बैरून मुल्क के सफ़र पर गए, क्योंकि फ़ौज ने गैर एलानिया तौर पर उनके पाकिस्तान से बाहर सफ़र पर काफ़ी अर्से से पाबंदी लगा रखी है, और अब फाइनली वो कार्रवाई का भी बनेंगे निशाना। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।